एक अपील के साथ अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। पूरे देश में मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, मैं अपनी बात कहने के अलावा किसी से कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन एक मेरी विनती है आप सबसे, जो मैं बॉम्बे में भी कल बोल के आया हूं। पूरी दुनिया में भारत का प्रधानमंत्री अपने आर्टिकुलेशन से, अपने उस पूरे सियासी ज्ञान से कब कहां कौन सी बात किस तरीके से कहनी है कि वो अपनी बात भी कह जाए और लोगों को समझ में भी ना आए और बात भी बन जाए। यह पहली बार हुआ है कि दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति के सामने जो लोग नतमस्तक होते थे, वो राष्ट्रपति कह रहा है भैया आ जाओ और मुझे चुनाव जिता जाओ। तो जो आपका मटेरियल वेस्ट पड़ा था, गुजराती इतने समझदार हैं कि उसे भी बेच दिया उसने। और वहां क्या हुआ? वहां यह हुआ कि जो इस देश की व्यवस्था है, सत्ता तो बदली है आपने, लेकिन व्यवस्था में अभी बड़े गहरे गहरे गद्दार बैठे हुए हैं। अभी आसानी से लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, अभी लड़ाई शुरू हुई है। जो बात वो उसके मन में थी, वो मन की बात ट्रंप से कहलवाई, और ट्रंप ने पूरे गाजे बाजे के साथ कहा, और मैंने सुना है कि उसमें मेजॉरिटी गुजरातियों की थी। तो जब उसने ये कहा ट्रंप ने कि हम दोनों मिलकर रेडिकल इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे, तो जो कह नहीं सकता था वो खड़े होकर ताली बजा रहा था, और जिनके मन की बात कही उन्होंने 5 मिनट तक तालियां बजाई, बता दिया कि भारत क्या चाहता है। लेकिन 35A और 370 के बारे में इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया। और मैसेज ही नहीं दिया, कहते हैं कि जब आपकी अकल जो है वो टखनों में चली जाए और सोचने की आपकी क्षमता जो है वो वैसी ना हो जैसे चाणक्य थी। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है? जो तीसरा डायमेंशन है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दा था, वो मुद्दा समाप्त हो गया है। पाकिस्तान की समस्या ये नहीं है 35 पे हट गई है, उनकी समस्या यह है कि दुकान कैसे चलेगी। अब जिस पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया था, वो इस्लाम उस मुल्क को इतने साल एक साथ नहीं रखा, और 1971 में इस्लाम के बावजूद भी मुल्क 2 हिस्सों में बंट गया। आज वही पाकिस्तान की आर्मी, उसकी मजबूरी है कश्मीर को जिंदा रखना। अब कश्मीर पे बातचीत खत्म हो गई, और आपके नेताओं के सुर देखिए जरा, माशाअल्लाह। इसलिए मैंने कहा एक सही हो जाएगा तो बाकी बहुत सही हो जाएंगे। हमारे समाज में जो जिम्मेदारी प्रोफेशनल लोगों की है, डॉक्टर्स की है, इंजीनियर्स की है, जर्नलिस्टों की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों की है, ये जो राष्ट्रवाद है, इसको अब तक इस देश में माना जाता था कुछ ये बेरोजगार बेवकूफ लोगों का एजेंडा होता है। ये कोई कंजर्वेटिव टाइप के मूर्ख लोग हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, यही राष्ट्रवाद चिल्लाते रहते हैं, ये कहा जाता था। और एक क्लास जो थी उस पर बात ही नहीं करती थी। उनको हमेशा लगता था नहीं नहीं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और ये अच्छा करते करते आप अच्छे नहीं रहे। आज उस क्लास की जिम्मेदारी ज्यादा है। आप डॉक्टर हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका 10 मरीज ज्यादा आने लगे, ये तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आपकी भूमिका है। आप 8 घंटे 10 घंटे प्रैक्टिस करें, इस देश में जो बीमार हैं उनको ठीक करें, लेकिन जो मरीज आपके पास आता है वो भी आपको आधा भगवान मानता है। जितनी देर में पट्टी करें, जितनी देर में इंजेक्शन लगाएं, कुछ उसके दिमाग के को भी ठीक कर दें। बात कहते रहें अपनी, पूछते रहें अपनी, और हो सकता है कि उसके दिमाग में कोई गलत बात फंसी हो, आप ठीक कर सकते हैं। वो आपके पास से जाए तो न सिर्फ फिजिकली ठीक हो, मेंटली भी ठीक हो जाए।
ये छोटी छोटी कोशिश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा एजेंडा में बनाऊं और आपको लगे कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हमारे पूर्वजों की गलती और सत्ता की लालसा में नेताओं ने इस देश में सबसे ज्यादा इस सनातन समाज को बांट डाला है। आप रफीक भाई की ईद पे जाइए, 3 बार गले मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन दलित के घर का पानी भी पी लीजिए।